वेलकम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स। बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट। तो सबसे पहले समझते हैं इसको कि बोहर का थर्ड पोस्टुलेट कहता है। इसके दो पार्ट में हम इसको समझेंगे। इसका जो पहला पार्ट कहता है, अगर इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करे, देन अ क्वांटा ऑफ एनर्जी इज एमिटेड। तो एनर्जी का एक क्वांटा एमिट होता है। अब ये जो वर्ड क्वांटा है उसका मतलब है फोटोन। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ बोहर्स के थर्ड पोस्टुलेट में ये कहा गया है कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, अ फोटोन इज एमिटेड। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब एमिटेड फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं, इस पर बात करते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, तो फोटोन की एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? E3 माइनस E1। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है, तो हम फोटोन, एमिटेड फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे? एमिटेड फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे? E5 माइनस E3। तो इस बोहर के थर्ड पोस्टुलेट के दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में हम इसे लिख लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, when electron jumps from higher orbit to the lower orbit, jumps from higher orbit to lower orbit, then a quanta is emitted. क्वांटा का मतलब हो गया क्वांटा ऑफ एनर्जी। बेटर टू से कि क्वांटा ऑफ एनर्जी एमिट होगा। इस क्वांटा को हम क्या कहेंगे? फोटोन। तो क्वांटा का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ बिल्कुल लिख लीजिए, फोटोन। अब फोटोन इज एमिटेड। तो फोटोन का एमिशन कब होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। अब देखिए, इफ इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल लेते हैं, जंप्स फ्रॉम n2 ऑर्बिट टू n1 ऑर्बिट, तब क्या होगा? तब हम एनर्जी ऑफ फोटोन को लिख सकते हैं। अब देखिए, फोटोन की एनर्जी को हम दो तरह से बता सकते हैं। पहला है h न्यू। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये जो लिखा हुआ है न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। यहाँ हम फोटोन की एनर्जी को बोल सकते हैं hc बाय लैम्डा। तो उस फोटोन की एनर्जी को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, En2 माइनस En1। n2 ऑर्बिट की टोटल एनर्जी में से हम n1 ऑर्बिट की एनर्जी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए थर्ड थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, तो फोटोन की एनर्जी निकालना बहुत सिंपल है, E3 माइनस E1। मान लीजिए सिक्स ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप करता है, तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी? E6 माइनस E4। तो बोहर के थर्ड पोस्टुलेट का जो पहला पार्ट है वो हमें एक फॉर्मूला देता है। उस फॉर्मूले की मदद से हम फोटोन की एनर्जी को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। फोटोन की एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बोहर के थर्ड पोस्टुलेट का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। क्या होगा अगर किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले, इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले। अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या होगा? देन इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द हायर ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप करेगा।
और हायर ऑर्बिट में क्या वो हमेशा रहेगा? क्या इलेक्ट्रॉन एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करने के बाद इट विल रिमेन इन हायर ऑर्बिट और नॉट? नहीं, वो हायर ऑर्बिट में जाएगा जरूर, वह हायर ऑर्बिट में जरूर जाएगा, वहां वो 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकेगा और फाइनली अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में वापस लौटेगा। तो इसको चलिए लिख लेते हैं, बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को लिखना जरूरी है। When electron absorbs the photon in an orbit, किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, when electron absorbs the photon in an orbit, then electron jumps to the higher orbit. तो वो हायर ऑर्बिट में जंप करेगा and it remains in higher orbit for 10⁻⁻8 सेकंड। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो हायर ऑर्बिट में कितने टाइम तक रहेगा, किस टाइम के लिए रहेगा, 10⁻⁻8 सेकंड। एंड फाइनली returns back to the original orbit और अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में वापस लौट जाएगा। तो ये तो बोहर के थर्ड पोस्टुलेट को हम दो पार्ट में, मैंने इसे दो पार्ट में इसलिए लिखा जिससे कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में फोटोन को एब्जॉर्ब करके उससे हायर ऑर्बिट में जाएगा। तो इससे हम दो तरह से कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये आपने लिख लिया। अब देखिए, हम फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, देखिए इसको ध्यान से लिखिए, -2π² k² e⁴ m z अपॉन n² h²। आगे बढ़ते हैं। अगर इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n2 ऑर्बिट टू n1 ऑर्बिट, अगर वो n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में जंप करे तो हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी इक्वल टू En2 माइनस En1। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, ये करना बहुत जरूरी है। En2 को हम लिख सकते हैं 2π² k² e⁴ mz अपॉन n2² h² और E1 लिखेंगे -2π² k²। अब आप सोच रहे होंगे हम इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, तभी हम कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। अब Sc/λ हम कॉमन ले लेते हैं। Sc/λ को हम लिखेंगे, सॉरी, अब हम कॉमन ले लेंगे 2π² k² e⁴ m। अब देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा z को अलग लिखा है, ध्यान दीजिएगा इस स्टेप पे, अपॉन h²।
तो ये हमें मिलेगा 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप नोट कर लीजिए। वन अपॉन n1² माइनस 1/n2²। अब हम इसको रब करने जा रहे हैं, क्लियर करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो z है इसको बिल्कुल अलग लिखना है हमें। अब हम 1/λ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1/λ। तो ये आपने नोट कर लिया। तो देखिए, तो 1/λ होगा 2π² k² e⁴ m अपॉन h³ c। z 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये देखिए, ये जो आपकी वैल्यू आई है, इस वैल्यू को थोड़ा हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। दिख रहा है आपको? दैट वैल्यू इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। 2π² k² e⁴ m अपॉन h³ c, दैट इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। तो अब आपको रिडबर्ग कांस्टेंट का कई बार एग्जामिनेशन में फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये याद रखना है। बाद में हम इसकी वैल्यू डिस्कस करेंगे। तो हमारा वेव नंबर का फॉर्मूला आ जाएगा आर जेड इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। और मेरे ख्याल से इस फॉर्मूले में यहाँ पे कुछ गलतियां हो रही हैं। इट शुड बी z²। थोड़ा सुधार लीजिए आप। इट शुड बी z²। यस, नाउ इट इज राइट। तो 1/λ को हम बोलेंगे वेव नंबर। तो वो जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला है, उसमें आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। जेड की जगह आपको क्या लिखना है? z² लिखना है। जरा कर लीजिए आप उस करेक्शन को। तो ये हमारा वेव नंबर का फॉर्मूला आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम कैसे वेव नंबर के फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। और आर कहलाएगा हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट। आर कहलाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट। आर इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। अब देखिए, फॉर हाइड्रोजन एटम हम लिख सकते हैं Z is 1। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो इस तरह से आ जाएगा 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये वेव नंबर का फॉर्मूला आ गया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले हम लीमैन सीरीज लेंगे। कई लोग इसे लाइमैन भी बोलते हैं, बट करेक्ट इज लीमैन। लीमैन सीरीज। तो लीमैन सीरीज को डिफाइन करेंगे सबसे पहले। कई बुक्स में ऐसा लिखा गया है, व्हेन एटम कम्स डाउन फ्रॉम सम हायर एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल। और सिंपल वर्ड्स में हम बोले, व्हेन इलेक्ट्रॉन, हमें ऐसा बोलना चाहिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल
हायर एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल। और फर्स्ट एनर्जी लेवल को आप बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, अब वो किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर सकता है, देन लीमैन सीरीज इज ऑब्टेन्ड। तो लीमैन सीरीज हमें मिल जाएगी। अब लीमैन सीरीज का वेवलेंथ फॉर्मूला होगा आर 1/1² माइनस 1/n2²। अब n2 की वैल्यू 2 हो सकती है, सेकंड से फर्स्ट में जंप कर सकता है, थर्ड से फर्स्ट में जंप कर सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में जंप कर सकता है, एंड अप टू इंफिनिटी। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला लीमैन सीरीज का, लेकिन अब इस फॉर्मूले के काफी इंप्लीकेशन है जो हमें मालूम होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, बात करते हैं। अब देखिए, लीमैन सीरीज का आपका फॉर्मूला आ गया आर 1/1² माइनस 1/n2²। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर। देखिए, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, आपसे किसी भी मेंबर की वेवलेंथ पूछी जा सकती है। फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ के लिए हमें n2 को 2 पुट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/2²। ठीक है, तो हमें मिला 1/λ इक्वल टू r 1 माइनस 1/4, 1/λ इक्वल टू 3r/4, लैम्डा इक्वल टू 4/3r। क्या मिलेगा? 4/3r। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 1/r। हमेशा आप याद रखिए, मैं यहां आपको कहीं लिख देता हूं, 1/r is equal to, please note it down, 912 एंगस्ट्रॉम। 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। ये याद रखना, क्योंकि फिजिक्स में हमें सारे कैलकुलेशन एंगस्ट्रॉम में ही करने पड़ते हैं। तो 4/3 इंटू 912, अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ आ जाएगी 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब हम वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर तो हमने निकाल ली, अब हमें निकालना है वेवलेंथ ऑफ लास्ट मेंबर। तो लास्ट मेंबर की वेवलेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लास्ट मेंबर की वेवलेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो आपने नोट कर लिया 1/r की वैल्यू कितनी होगी? 912 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, हम निकालेंगे वेवलेंथ ऑफ लास्ट मेंबर। वेवलेंथ ऑफ लास्ट मेंबर, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि लास्ट मेंबर की वेवलेंथ कैसे निकाली जाएगी। वेवलेंथ ऑफ लास्ट मेंबर के लिए हमें n2 को इंफिनिटी पुट करना पड़ेगा। अब लीमैन सीरीज का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर n2 की वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट्स, तो इंफिनिटी से डिवाइड होगा तो ये 0 आ जाएगा। सो 1/λ इज r। तो बच्चों, लैम्डा को हम लिख सकते हैं 1/r, दैट इज 12 एंगस्ट्रॉम। तो इस सीरीज की जो वेवलेंथ रेंज है वो क्या है, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। 912 एंगस्ट्रॉम टू
1216 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए इसमें सबसे छोटी तो मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी। अब हम बात करते हैं मिनिमम वेवलेंथ की। दैट इज 1/r 912 एंगस्ट्रॉम। मैक्सिमम वेवलेंथ तो देखिए जो लास्ट मेंबर होता है किसी भी सीरीज का, जो लास्ट मेंबर होता है वो मिनिमम वेवलेंथ देता है। और मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी इस पे भी बात करते हैं। वो होगी 1216 और वो से हमने कैलकुलेट किया था 4/3r इक्वल टू 1216 एंगस्ट्रॉम। तो पहला मेंबर हमेशा आपको देगा मैक्सिमम वेवलेंथ और लास्ट मेंबर हमेशा देगा आपको मिनिमम वेवलेंथ। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सीरीज वेवलेंथ, अब मिनिमम वेवलेंथ को हम कई बार ऐसे भी बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और मैक्सिमम वेवलेंथ को हम ऐसा भी कहते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ऐसा भी कहा जा सकता है, जिसको आप नोट कर लीजिए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी कहा जा सकता है। अब अगली बात करते हैं कि अगर हम लीमन सीरीज के स्पेक्ट्रम की बात करें, अगर हम लीमन सीरीज के स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम हम जानते हैं लीमन सीरीज का स्पेक्ट्रल वेवलेंथ की जो रेंज है वो है 912 एंगस्ट्रॉम से 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम, और ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में है। तो हम लिखेंगे इट इज फाउंड इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि अल्ट्रावायलेट रीजन क्या होता है। देखिए, ये आप इसे नोट कर लीजिए। 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम, इसको हम बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रीजन, तो इसको आप थोड़ा याद रखिए, रीजन। अब हम आते हैं सेकंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। सेकंड बामर सीरीज। एल बाल्मर नहीं पढ़िए, जो कि एल साइलेंट है। और इन सीरीज के जो नेमिंग है वो साइंटिस्ट के नाम पर, फिजिकिस्ट के नाम पर की गई है। तो बामर सीरीज कब मिलेगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द सेकंड ऑर्बिट। यहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज पे। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द सेकंड ऑर्बिट। हमने बोला सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो इसका वेवलेंथ फॉर्मूला होगा r 1/2² माइनस 1/n²। अब n2 की वैल्यू है 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, अप टू इंफिनिटी। अब वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर निकाल लेते हैं। आपको सीखना चाहिए कैसे निकालना है। अब फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ को निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसे 3 पुट करना पड़ेगा। तो 1/λ हो जाएगा r, देखिए 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम लेंगे 36 एलसीएम हो जाएगा, 9 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 5r/36। तो लैम्डा इक्वल टू
36/5R। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 36/5 इंटू 1/R। तो इसको आप लिख सकते हैं 36/5 इंटू 912। अब आपको एंगस्ट्रॉम में वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप अपने फैसिलिटी से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट मेंबर आ गया। अब फर्स्ट मेंबर के बाद हम निकालेंगे लास्ट मेंबर। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 6566.4 एंगस्ट्रॉम। देखिए, याद करने का कोई फायदा नहीं है। अब मेथड पे ध्यान दीजिए। अब बामर सीरीज के बाद हम आते हैं, ये तो फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ हो गई। अब वेवलेंथ ऑफ लास्ट मेंबर। तो स्टूडेंट, लास्ट मेंबर की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? यहां पर हम इसे इंफिनिटी पुट कर देंगे। तो आप जानते हैं 1/λ r इंटू 1/4। तो लास्ट मेंबर की वेवलेंथ हो जाएगी 4/r। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/r, 4 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप जानते हैं अब मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी इसकी? तो मिनिमम वेवलेंथ को लिखते हैं 4/r। मैक्सिमम वेवलेंथ 36/5r। 36/5r। और लिखिए, इट लाइज इन विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, आप इसे नोट करिए। 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम का जो रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो एक बार हमें याद करने की जगह हमें उसे मेथड को सीखना चाहिए। अब हम तीसरी सीरीज पे आते हैं स्टूडेंट्स। पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज कब मिलेगी? when electron jumps to the when electron jumps to the third orbit, क्योंकि तीसरी सीरीज है। और इसका वेवलेंथ फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, वेवलेंथ फॉर्मूला क्या होगा? r 1/3² माइनस 1/n²। अब वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए
हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं, लिख देता हूँ 4 5 6। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा थर्ड ऑर्बिट में, कहां से करेगा? 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। तो फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ निकालने के लिए तो आप इसे सीखिए, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग यू शुड लर्न इट। ये हो गया 1/9, ये हो गया 16। एलसीएम लीजिए, 144 एलसीएम आएगा, 9 16 और -9, तो ये आ जाएगा 7r/144। तो ये आ गया आपका 144/7r। ये फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ हो गई। और आप जानते हैं जो फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ होती है मैक्सिमम, या हम उसे बोले लॉन्गेस्ट, एक ही बात है। अब हम निकालते हैं वेवलेंथ ऑफ लास्ट मेंबर। वेवलेंथ ऑफ लास्ट मेंबर, तो उसके लिए हमें यहाँ पर n2 को इंफिनिटी पुट करना पड़ेगा। तो ये हो गया r/9। तो वेवलेंथ ऑफ लास्ट मेंबर होगी 9/r। तो आप इसको लिख सकते हैं 9 × 1/r, 9 × 912 एंगस्ट्रॉम। ये तीसरी सीरीज है और आप अच्छे से जानते हैं वेवलेंथ ऑफ जो लास्ट मेंबर होता है वो होता है मिनिमम वेवलेंथ। हमेशा याद रखिए कि स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट मेंबर से लास्ट मेंबर तक जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। किसमें होती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखिए जैसे तीसरी सीरीज है, तीसरी सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं 3^2r। अच्छा मिनिमम को हम ये भी बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट। तो किसी भी सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ याद रखना बहुत आसान है। पहली सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ 1^2r होगी, दूसरी सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ 2^2r होगी, तीसरी सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहो 3^2r होगी, चौथी सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ 4^2r होगी, पांचवी सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ 5^2r होगी। तो स्टूडेंट अब आते हैं हम हमारी चौथी सीरीज पर। अच्छा ये जरूर लिख लीजिए, इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। अच्छा इंफ्रारेड रीजन मतलब अबव 8000 एंगस्ट्रॉम। बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का, 8000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर जो भी होगा वो इंफ्रारेड होगा। अब हम चौथी सीरीज पे आते हैं। ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सीरीज कब मिलेगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द फोर्थ ऑर्बिट। अब ये फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था। चलिए हम निकाल लेते हैं वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर कैसे निकालेंगे? अच्छा और दूसरी चीज आप जानते हैं जो फर्स्ट वेव
मेंबर की वेवलेंथ होती है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट। तो ये बात हमेशा हमें याद रहना चाहिए। तो फर्स्ट मेंबर, अच्छा n2 की वैल्यू क्या होगी, 5 6 7 8 9 अप टू इंफिनिटी। तो अब फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ को हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ को निकालने के लिए हमें n2 को 5 पुट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/16, 1/25, 16 और 25। अब हम एलसीएम ले लेंगे इसका, 400 आएगा, ये आएगा 25 माइनस 16, तो 1/लैम्डा होगा 9r/400। तो लैम्डा को आप लिख सकते हैं 400 अपॉन 9r, 400 अपॉन 9r। और ये मैं आपको शुरू में बता ही चुका हूं भाई कि 1/r क्या होता है। कभी जरूरत पड़े एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करने के लिए तो 1/r को आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटू 1/r। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आप हमेशा याद रखिए 1/r, मैंने इसे बताया था आपको 912 एंगस्ट्रॉम, वो हमेशा 912 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होगा। अब वेवलेंथ ऑफ लास्ट मेंबर निकालते हैं। वेवलेंथ ऑफ लास्ट मेंबर, तो उसके लिए आपको यहां पुट करना पड़ेगा इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा r/16। तो लास्ट मेंबर, अच्छा जो लास्ट मेंबर की वेवलेंथ होती है उसे हम ये भी बोलते हैं मिनिमम या शॉर्टेस्ट, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया 16/r। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 16 इंटू 1/r, 16 इंटू 912। तो ये आपका आंसर किस में आ जाएगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ब्रैकेट सीरीज, दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। अब पांचवी सीरीज पर हम लोग आते हैं। फुंड, पी साइलेंट है यहाँ पर। तो ये सीरीज कब मिलेगी, when electron jumps to the fifth orbit। फिफ्थ ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो हमें ये सीरीज मिलेगी। तो इसका वेवलेंथ फॉर्मूला, वेव नंबर फॉर्मूला 1/5² माइनस 1/n2²। डेफिनेटली n2 की वैल्यू होगी 6 7 8 9। अब कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो फर्स्ट ऑर्बिट पे हो गया, तो सिक्स ऑर्बिट से जंप कैसे होगा। भाई ऐसा हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसी भी ऑर्बिट नंबर में पहुंच सकता है, फिर वहां से वो अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर, ठीक है। और फर्स्ट मेंबर की जो वेवलेंथ होती है वो बताने की आपको जरूरत नहीं है, हम उसे दो वर्ड्स में लिख सकते हैं, या तो हम लॉन्गेस्ट और मैक्सिमम, दोनों बातें सही हैं। अब फर्स्ट मेंबर की वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, n2 को 6 पुट करना पड़ेगा। ये हो गया 25, ये हो गया 36,
अब 25 और 36 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये एलसीएम आएगा 900 और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 11R अपॉन 900, तो लैम्डा इक्वल टू 900 अपॉन 11R। तो आपको एक और चीज इस बारे में याद रखना चाहिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी वेवलेंथ है ये, तो लिख लीजिए इसके आगे, दिस इज द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो इसके आगे जरूर लिख लीजिए, मैक्सिमम लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी, और फुंड सीरीज की ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। अब निकालते हैं वेवलेंथ ऑफ लास्ट मेंबर, वेवलेंथ ऑफ लास्ट मेंबर, ठीक है। अब लास्ट मेंबर की वेवलेंथ को आप क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट या मिनिमम, और इसको निकालने के लिए हमें n2 को पुट करना पड़ेगा इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/25 माइनस 0, तो लैम्डा विल बी 25/r, दैट मीन्स आई वांट टू से दैट 5 स्क्वायर बाय r, और ये भी लिख लीजिए, दिस सीरीज lies in infrared region। देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है स्टूडेंट्स, और हमें क्या है, बहुत सारी चीजें हमें इसमें करनी पड़ेंगी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स करने पड़ेंगे। अब देखिए एक चार्ट पर बात करते हैं और आपको सिखाते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो हमारे पास कितनी सीरीज है, 5 सीरीज है। यहाँ पे मैं सिर्फ नाम लिखूंगा सीरीज का, और यहाँ पे मैं मैक्सिमम वेवलेंथ के बारे में बात करूंगा, वन, टू, थ्री, 4 एंड 5। अब देखिए ये सीरीज है, और ये है लैम्डा मैक्सिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ, और ये है मिनिमम वेवलेंथ। तो अब शुरुआत करते हैं लीमैन सीरीज से। तो मिनिमम वेवलेंथ तो बहुत क्लियर है, 1/r, दैट इज 1/r, याद रखने का तरीका। दूसरी सीरीज है बामर, मिनिमम वेवलेंथ 2/r, कितना हो गया, 4/r। तीसरी सीरीज है पास्चन, मिनिमम वेवलेंथ 3/r, 9/r, ठीक है। अब चौथी सीरीज है ब्रैकेट, मिनिमम वेवलेंथ बताइए, 4/r, 16/r, तो मिनिमम वेवलेंथ तो आपको लगता है याद हो गई। फुंड सीरीज, मिनिमम वेवलेंथ 5/r, 25/r। अब मैक्सिमम वेवलेंथ हमें सारी सीरीज की हम कैसे याद करें, तो आपको एक तरीका बताते हैं, थोड़ा आप इसको देखिए जो मैं करने जा रहा हूं।
अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर की प्रैक्टिस करनी है। ये 3r होगा, ये 5r होगा। ध्यान दो, एक मिनट इसको थोड़ा और अच्छे से हम लिख लें, तो दैट विल बी 5r, ठीक है। और इसका डिनोमिनेटर होगा 7r, इसका होगा 9r, इसका होगा 11r। तो डिनोमिनेटर आप याद रखिए, डिनोमिनेटर में 3r आएगा, 5r आएगा, 7r आएगा, 9r आएगा, 11r आएगा। अब देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ ये है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ये है 6 स्क्वायर, ये है 12 स्क्वायर, याद रखना पड़ेगा। और ये है 20 स्क्वायर, और ये है 30 स्क्वायर। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के बारे में फिर से बात करते हैं। 2 स्क्वायर अपॉन 3r, 6 स्क्वायर अपॉन 3r, थोड़ा याद करिए आप इसको ऐसे ही, 12 स्क्वायर अपॉन 6r, और सॉरी 7r, और ये होगा 20 स्क्वायर अपॉन, 5 तो सीरीज है आसानी से याद कर सकते हैं, 9r, और ये होगा 30 स्क्वायर अपॉन 11r। अब देखिए टेक्निक सीखिए। 2 और 6 में देखिए ये है 2 स्क्वायर और ये है 6 स्क्वायर, तो 2 और 6 में कितना गैप होता है, जवाब दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 2 और 6 में कितना गैप होता है, 2 और 6 में कितना गैप होता है? व्हाट इज द गैप बिटवीन 2 एंड 6? 2 और 6 में 3 का गैप कैसे हो सकता है? 4 का गैप होता है। कितने का गैप होता है? 4 का। यहाँ गैप कितना है? 4। तो अब देखिए यहाँ गैप कितना है? 6 और 12 में 6 गैप है, और 12 और 20 में कितना गैप है? 8। और 20 और 30 में कितना गैप है? 10। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 2 स्क्वायर से हम आए 6 स्क्वायर पे, तो गैप कितना हुआ? 4। तो अगला गैप 2 ज्यादा होगा, ये 6 है। पिछला गैप था 4, तो अगला गैप कितना ज्यादा होगा? 6 से 6 ज्यादा होगा, 12 स्क्वायर अपॉन r। अब 6 और 12 में गैप देखते हैं, 6 का गैप है, तो अगला गैप 12 के बाद कितना ज्यादा होगा? पिछला गैप 6 था, तो 2 और ज्यादा होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 12 में 8 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 20। अब 12 और 20 में गैप था 8, तो अगला गैप 10 ज्यादा होना चाहिए। तो 20 से 10 ज्यादा क्या होगा? 20 से 10 ज्यादा क्या होगा? 30 होगा। तो ये आपको समझना है, या आप इसको याद करें, दोनों बातें कर सकते हैं। अब देखिए जो जनरल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, EN हम बोलेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हम इसको लिख सकते हैं EN इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे एक क्वेश्चन आया, इन सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, find the energy of emitted photon। तो बहुत सिंपल है, एनर्जी ऑफ फोटोन को हमें निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं E3 माइनस E1।
अब E3 कैसे निकालेंगे यहाँ पे? सोडियम एटम Z is 11, 3 square minus 13.6 Z 11 square upon 1 square। अब आप सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आपके अब आप इस फॉर्मूले से किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आंसर दे सकते हैं। बस आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो फिर हम ऐसे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकते। डेफिनेटली जो एनर्जी ऑफ फोटोन आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगी। इस बारे में हम और भी काफी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं।